देहरादून में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री रामदास अठावले रहे मौजूद। सीएम धामी ने शिविर के लिए मंत्रियों का जताया आभार। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। राज्य के विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। चल रहे कार्यों को लेकर भी लिया फीडबैक। बीजेपी में दायित्व बंटवारे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता का धामी सरकार पर हमला। कहा, सोच समझकर दायित्वों का हो बंटवारा, सिर्फ अपने लोगों को नहीं करना चाहिए खुश। द्वाराहाट कांग्रेस विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी ने भी ली कांग्रेस की चुटकी। कहा, धामी सरकार के काम की तारीफ, विपक्ष भी करने को मजबूर। और हरिद्वार के गणपति केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से 2 लोगों की मौत। फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी आया चपेट में। सुरक्षा मानकों को लेकर उठ रहे सवाल। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की है। कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय में सुधार करना। वहीं शिविर में देश भर के विशेषज्ञ प्रमुख सामाजिक न्याय और कल्याण पहलों का मूल्यांकन करेंगे। इस मौके पर सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही राज्य मंत्री रामदास अठावले और बीएल वर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पहले राज्य के अंदर 2 बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन देने की व्यवस्था थी। हमने दोनों ही बुजुर्ग दंपतियों को राज्य में पेंशन देने का निर्णय लिया। सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान की शुरुआत की। पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किया। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए हैं। या फिर प्रदेश में दिव्यांग कार्मिकों का भत्ता बढ़ाया है। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु राज्य में इन वर्गों के छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निःशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय तथा 3 ITI भी राज्य के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु प्रत्येक माह युवक युवतियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। जातीय भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु तो हमारी सरकार अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से अंतरजातीय विवाह करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया कर जाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति की बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपये के अनुदान की भी व्यवस्था की है। जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अटल आवास योजना को पुनः प्रारंभ कर अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को अपना घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जा रही है। आज के इस अवसर पर आप सबके मध्य में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजाति गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से वृद्धजनों के आंखों का उपचार, जीरियाट्रिक केयर यानी वृद्धजनों को विशेष देखभाल की सुविधा देने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रत्येक जनपद से 50 ऐसे व्यक्तियों को
प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य एवं देश के वृद्धजनों की देखभाल हेतु तैयार करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण प्रदान करने और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष दिव्यांग सर्वेक्षण एवं शिविर आयोजित करने के साथ ही दिव्यांगजनों हेतु न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही हमने पिछले वर्ष दिव्यांग दिवस के अवसर पर यह संकल्प लिया कि प्रदेश के सभी पात्र दिव्यांगों को निःशुल्क कीर्तिमान एवं उपकरण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। भाइयों बहनों, राज्य की समृद्ध संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार प्रदेश में नशा मुक्त देवभूमि अभियान को मिशन मोड पर संचालित कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत जहां एक ओर विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और नकुचिया ताल में कैकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया गया है, वहीं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को नशे की लत से दूर रहने हेतु लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने की योजना पर भी कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य में जहां एक और भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वहीं युवा एवं प्रौढ़ वर्ग के लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती देने हेतु केंद्र सरकार की स्माइल योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 4 शहरों को भी इसमें चयनित किया गया है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस 2 दिवसीय शिविर में होने वाले मंथन से जो अमृत निकलेगा, न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश में सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। आप सब देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं। मैं एक बार आप सभी का फिर से देवभूमि उत्तराखंड आने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे हमने नवाचार प्रारंभ किए हैं। इस माह के अंत में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। मैं आप सभी को 4 धाम यात्रा में आने के लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम धाम ने वर्चुअल बैठक की, जहां उन्होंने राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों से कार्यों को लेकर फीडबैक लिया है। साथ ही सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये वर्चुअली बैठक हुई है, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे हैं। विकास कार्य जो चल रहे हैं जिलों में, उन विकास कार्यों का फीडबैक यहां पर मुख्यमंत्री ने लिया है। साथ ही इन विकास कार्यों को और गति के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इन दिनों द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें विधायक खुद सीएम धामी के नारे लगा रहे, साथ ही जनता से भी नारे लगवा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं के बाद अब बीजेपी ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सीएम धामी प्रदेश में इतने काम कर रहे हैं कि विपक्ष के विधायक भी उनकी तारीफ करते हैं, चाहे वो विधायक हरीश धामी हो, विधायक मदन सिंह बिष्ट हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अभी भी गुटबाजी से बाहर नहीं आ पाई। देखिए, जिस प्रकार से मदन सिंह बिष्ट जी एक जनसभा में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए, वह यह दर्शाता है कि कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जनता के हित में लगातार कर रहे हैं और विपक्ष भी गाहे बगाहे इसकी तारीफ करता है, जिसका उदाहरण स्वयं हरीश रावत जी भी हैं। हरीश रावत जी भी तारीफ करते दिखाई देते हैं, मदन सिंह बिष्ट जी भी, और हरीश धामी जी तो अक्सर ही
तारीफ करते हैं। तो ये दर्शाता है कि लगातार हमारी सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये कांग्रेस का जवाब आया है, उससे जो दोनों प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के अलग अलग बयान दिया है, वह यह दर्शाता है कि कांग्रेस को अपनी गांठें खोलना नहीं आता और इस तरीके के बयान देने के सिवाय इन्हें कुछ और करना नहीं आता। तो यह दर्शाता है कि इनकी पार्टी में पूरी तरीके से अभी गुटबाजी हावी है, आपस में एकदम इन लोगों में मेल जोल नहीं है। तो निश्चित तौर पर जनता इसको देख रही है और जनता जानती है कि जो व्यक्ति अपने ही लोगों का नहीं हुआ, अपनी पार्टी का सगा नहीं हुआ, वो उन जनता का क्या सगा होगा। इसीलिए लगातार जनता उनको वोट के माध्यम से लगातार कर। मियांवाला का नाम बदलने के लिए स्थानीय निवासियों के विरोध के चलते सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस भी अलग अलग टिप्पणियां कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी जनभावना के अनुरूप क्षेत्र का नाम बदलने का काम किया था और उसी को देखते हुए अपना फैसला वापस लिया गया है। जन भावनाओं के अनुरूप पहले भी नाम को चेंज किया गया था और अब भी जन भावनाओं के अनुरूप जब विरोध देखने को मिला है तो उसका नाम को दोबारा मियांवाला ही करा गया है। लेकिन इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी देवतुल्य जनता के प्यार से ही भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आई है और निश्चित तौर पर लगातार जो देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है वोट के माध्यम से, तो उनकी जो रजामंदी है, उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो बातें हैं, उसको रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो उसके अनुरूप ही इसके नाम को वापस मियांवाला किया गया है, तो इसको अन्यथा नहीं लिया। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हॉर्नबिल पर उत्तराखंड की खबरें जारी हैं। बीजेपी में दायित्व बंटवारे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने धामी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हर पार्टी का कार्यकर्ता इसी उम्मीद से मेहनत करता है कि जब सरकार आएगी तो उसे भी कुछ दायित्व मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही सरकार की जिम्मेदारी फाइनेंस का ध्यान रखने की भी बनती है। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते जा रहे कर्ज की बात का ध्यान रखने का जिम्मा भी प्रदेश के मुखिया का होता है। प्रतिमा सिंह ने आगे कहा कि सीएम धामी की सोच समझकर दायित्व देने का फैसला लेना चाहिए। सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो इसे नहीं करना चाहिए। सरकार आएगी तो उसे भी जो है कुछ दायित्व मिलेंगे, कुछ जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ जो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार जब आप चला रहे होते हैं तो आपको जो है सरकार के फिनेंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। और प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा कि जो है कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, तो इन सारी बातों का जो ध्यान रखने की जिम्मेदारी होती है वो मुखिया की होती है प्रदेश की। तो पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत सोच समझ के मुझे लगता है ये फैसला लेना चाहिए। सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए अगर आप इस तरीके के काम कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। आपको भी इसमें बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक साथ जो है 100, 200, 300 लोगों को जो है लाल बत्ती देने का कार्य कर दे और जिससे कि जो प्रदेश का जो एक्सचेकर है उस पर बहुत बड़ा बोझ आ जाए। भगवानपुर में ही सूरज निकलने से सूरज ढलने तक लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ जाम से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस विभाग भी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन फिर भी जाम की समस्या जस की तस है। आज भी जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसे पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर उसे रवाना किया। स्थानीय जनता का कहना है कि वो कई बार प्रशासन से क्षेत्र में फ्लाईओवर बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। देखो सुबह शाम को जाम जो है काफ़ी जाम है और प्रशासन भी पूरी मशक्कत करता है, पूरी भाग दौड़ करके खुलवाता भी है जाम को। लेकिन सही मैदान में तो जो पुल है ये ऊपर ही बनना चाहिए और पिलर पर पुल बनना चाहिए, क्योंकि ये जो पाइप हमारे जा रहे हैं सब छोटे पड़ रहे हैं। क्रॉसिंग जो बनी हुई है वो कोई कामयाब क्रॉसिंग नहीं है। जाम में लगने में तो 2-2 घंटे लग जाए। अभी प्रशासन पूरा झूल रहा और प्रशासन ऊपर नीचे हो रहा है, जब जाकर उनकी थोड़ा बहुत सुविधा हो रही है। बार लिख कर दे दिया है, वो प्रधानमंत्री से भी मिल के आई थी, उन्होंने अपना लिख कर भी देखा है। उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि हमें जल्दी जल्दी करा देंगे। सूरज उगने के साथ ही भगवानपुर में जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। बहुत ये ऐसा रोड है कि इस पर देहरादून, सहारनपुर, छुटमलपुर आने जाने वाले लोगों का जमावड़ा बना रहता है और पूरी तरीके से भगवानपुर जाम से जूझ रहा है। यदि ये फ्लाईओवर जो है ये पिलरों के ऊपर बना होता तो शायद ये जाम की स्थिति ना हो। परेशान रहते कई घंटे जाम है। शाम के समय आप देखेंगे 5 बजे के बाद
से लेकर 7-8 बजे तक भगवानपुर में एक बड़ी जाम की स्थिति बनी रहती है। इसमें फंसी रहती है। यात्री इमरजेंसी में कहीं मौत में या किसी और अपनी पारिवारिक परेशानियों में जा रहे होते हैं, उसमें भी यात्री यहाँ घंटों घंटों जाम में फंसा रहता है। मशक्कत तो कर रहा है पर कामयाबी नहीं मिल रही। सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये पुल पिलरों के ऊपर पुल बन जाए और नीचे एक लिंक रोड निकल जाए, तो जाम जो यात्री सीधा जाने वाला है वो। हरिद्वार के इब्राहिमपुर स्थित गणपति केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग अब एक दर्दनाक हादसे के रूप में तब्दील हो गई है। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक फैक्ट्री मालिक और दूसरा कर्मचारी बताया जा रहा है। दोनों मृतकों के शव मौके से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति झुलसकर यहां पर घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मौके पर अभी भी प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौजूद हैं। वहीं घटना के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कल 9:30 बजे के आसपास बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में गणपति केमिकल नाम से फैक्ट्री है, जहां पर इनके स्टोर में आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। क्योंकि इस स्टोर में हाईली इन्फ्लेमेबल रेजिन्स और जो थिनर्स वगैरह है वो रखे जाते हैं, इसलिए आग की भयावहता बहुत ज़्यादा थी। इसलिए काफ़ी करीब हमारे पास 8 से 10 गाड़ियाँ जो पूरे संपूर्ण हमारे जनपद में फायर स्टेशंस पे हैं, उनकी मदद से आग को काबू पाने की कोशिश की गई। और इस क्रम में एक व्यक्ति जो घायल था उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। 2 अन्य व्यक्ति जिनकी लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे और दोनों की ही डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ में इसके कारण, किस कारण से आग लगी है और क्या इनके द्वारा जो SOP है हाईली इन्फ्लेमेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डील करने की, क्या वो फॉलो की गई थी या नहीं की गई। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद में हाईवे पर अचानक जंगली हाथी के आने से अफरा तफरी मच गई। हाथी को देखकर सड़कों से गुजर रहे वाहन रुक गए और लोग इधर उधर दौड़ने लगे। सूचना पहुंचे वन कर्मियों ने हाथी को सुरक्षित सड़क पार ले जाकर जंगल की ओर खदेड़ दिया। गनीमत यह रही कि इस दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पानी इंसान के लिए मूलभूत जरूरत से ऊपर है। जल, जंगल और जमीन एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति की जरूरत है, और जरूरत भी ऐसी कि इसके बिना गुजारा हो पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर अगर पानी के लिए वो सरकारी तंत्र से लड़ बैठे तो गलत क्या है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर इतनी छोटी सी जरूरत कैसे इन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। संस्था ने जो लिख के दे दिया था कि हम 3 महीने के भीतर सारे क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवा देंगे, मगर जब आज तक 5 दिन ऊपर हो गए, 3 महीने से ऊपर, जब पानी उपलब्ध नहीं हो। एक ही पार्टी की सरकार, तो क्या कारण है कि हमारी जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है वो सड़कों पे। अपना काम धंधा छोड़कर यूं सड़क पर बैठ जाना किसको अच्छा लगता है। धरने पर बैठे सभी लोग गरीब और मध्य परिवार के हैं, जो पानी के लिए मोटी कीमत नहीं चुका सकते। इनसे जल निगम और जल संस्थान के आला अधिकारियों ने 22 दिसंबर 2024, जी हां 22 दिसंबर 2024 को वादा किया था कि अब आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं, हर घर जल पहुंचेगा। लेकिन इन मासूम ग्रामीणों को क्या पता था कि इन आला अधिकारियों को ऐसे खोखले वादे करने में महारत हासिल है। जब केंद्र में बैठी मोदी सरकार हर घर नल हर घर जल की बात डंके की चोट पर कह रही है, ये आला अधिकारी आते हैं और ग्रामीणों को वादे की गोली देकर निकल जाते हैं। वहीं एक बार फिर जब समय आ गया तो वे हाजिर हो गए, लेकिन इस बार ग्रामीण किसी और मूड में ही नजर आ रहे हैं। नाकामियों की वजह से आज वो जो है मजबूर है इस राष्ट्रीय राजमार्ग में बैठने के लिए, इस बंदर में बैठने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो सरकार की नाकामियां हैं वो दर्शाती हैं कि जो हर घर नल जल जो योजना थी वो कहीं ना कहीं असफल हुई है। और उससे भी दुख की बात यह है कि सुबह से हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, खाया पिया कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे अधिशासी अभियंता है जल निगम के, वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। इससे ज्यादा जो है दुखदायी हमारे लिए बात हो रही है। मोदी जी वैसे मातृशक्ति का इतना बड़ा वो करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, और माताओं और बहनों और बच्चों और लड़कियों के नाम पे इतनी योजनाएं खोली हुई हैं, लेकिन आज आप उनको, सब अधिकारियों को आज इन पहाड़ों पे आकर देखना चाहिए कि इन माताओं की क्या स्थिति है।
आला अधिकारियों को ज्ञापन देकर बताया गया था कि धरना होने जा रहा है, लेकिन सूचना के बावजूद जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी समय से धरना स्थल पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद गुस्साए आंदोलनकारियों ने नेशनल हाईवे को जाम करने का ऐलान कर दिया। कार्यक्रम संयोजक पुष्पा रावत के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने और नेशनल हाईवे को चक्का जाम करने की सूचना की भनक लगते ही जल निगम और जल संस्थान के अधिशासी अभियंता दौलत राम बेलवाल और नरेंद्र पाल सिंह दौड़े दौड़े चले आए। पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने पहले समझौते के अनुसार 31 मार्च तक डोबरी न्याय पंचायत के 1 दर्जन से अधिक गाँव को पानी देने के समझौते के मुताबिक पेयजल उपलब्ध न होने पर जल निगम के अधिशासी अभियंता से सवाल किया, तो अधिशासी अभियंता कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी पुष्पा रावत ने कहा कि जब तक पहले के समझौते यानी 22 दिसंबर 2024 का पालन नहीं हो जाता, हर घर जल नल योजना क्षेत्र में धरातल पर नहीं उतारी जाती, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। जनता के नेतृत्व में इस आंदोलन को आज किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जैसे आगे के भी हमारे जो आंदोलन है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी दी जिन आंदोलनों में और हमको सफलता मिली, मुझे लगता है कि अगर हमारी एकता एकजुटता यूं ही धरने पे बनी रही तो हमें सफलता जरूर मिलेगी और यदि 1% हमें सफलता नहीं मिलती तो हम महाभूख हड़ताल की तरफ अग्रसर होंगे। धरना स्थल पर मौजूद पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि ग्रामीणों की मांग को यूं दरकिनार करना ये दर्शाता है कि अधिकारी कितने बेलगाम हो चुके हैं। हाँ, लेकिन इनके पास बातों की टालमटोली करने के गुण जरूर हैं, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं, क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है और आम जन जाग चुका है। जब तक हक नहीं मिलता, ये जंग यूं ही जारी रहेगी। का रहा है और आज यहाँ की मातृशक्ति पुनः जो है जागृत हो चुकी है, अपने हक हकूकों के लिए जो है जागरूक हो चुके हैं। अब वो सीधी सीधी जो है जंग लड़कर अपने अधिकारों को जो है लेके रहेगी और बहुत जल्दी जो है सरकार को मजबूर कर देगी कि उन तक जो है उनका हक पहुंचे। आंदोलन के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है। 22 दिसंबर को हमने पहले ही एक आंदोलन किया था, जो सांकेतिक आंदोलन था यहाँ चक्का जाम का। उस दिन जो जल निगम जल संस्थान ने जो लिख के दे दिया था कि हम 3 महीने के भीतर सारे क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवा देंगे, मगर जब आज तक 5 दिन ऊपर हो गए, 3 महीने से ऊपर, जब पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो सारी मातृशक्तियों को और सारे युवाओं को बुजुर्गों को आने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यदि इस प्रकार से भी नहीं होता तो आगे जो जाम लगाया जाएगा, तमाम जो मवेशियां जो गाय भैंस जो जिनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा उनको भी मजबूर होकर के आज सड़क पर लाना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की मानी जाएगी। पानी पानी हर जगह है, फिर यहाँ के लिए क्यों नहीं? इन संघर्ष कर रहे ग्रामीणों में अभी उम्मीद बाकी है और यही उम्मीद अब जलते अंगार का रूप ले चुकी है, क्योंकि इनका कहना है बस अब और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। किसने इस सरकार के हाथ बांध रखे हैं? किसने इस सरकार को रोक रखा है कि आप जो है जनता को पानी मत पिलाइए? और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।